स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको डेली लाइफ से एक इंटरेस्टिंग से एग्जांपल दूंगी ताकि आज के टॉपिक का कॉन्सेप्ट आपको आसानी से क्लियर हो सके। स्टूडेंट्स, सपोज करें कि हम एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहां पर कोई फूड आइटम से बर्गर ऑर्डर करते हैं और आप देखें कि आफ्टर 20 मिनट्स बर्गर जो है आपके सामने आपकी टेबल पर आ जाता है। इसका मतलब है कि बर्गर की प्रेपरेशन में कितना टाइम लगा, 20 मिनट्स का टाइम रिक्वायर्ड था। स्टूडेंट्स, अब हम प्रोसीजर देखें कि बर्गर बनने में कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व थे। तो हम देखेंगे कि सबसे पहले शेफ ने क्या किया होगा कि चिकन पीस को फ्राई किया होगा और उसके बाद उसने बर्गर बन और चीज स्लाइस, सैलेड और चिकन पीस को सिंपल असेंबल कर दिया और हमारा बर्गर रेडी हो गया। अगर हम ऑब्जर्व करें कि 20 मिनट्स का जो टाइम रिक्वायर था, अब यहाँ पर कौन सा ऐसा स्टेप है जिसने सबसे ज्यादा टाइम लगाया है बर्गर प्रेपरेशन में, तो वो डेफिनेटली कौन सा होगा, चिकन पीस की फ्राइंग। यानी चिकन पीस फ्राई होने में सबसे ज्यादा टाइम लगा। फॉर एग्जांपल अगर हम कहेंगे 20 मिनट्स टोटल टाइम था तो 17 मिनट्स चिकन फ्राइंग पे लगा और बाकी जो 2 मिनट्स थे वो 3 मिनट्स थे वो सिंपल बर्गर की असेंबलिंग में लगे। तो ऐसा स्टेप स्टूडेंट्स जो डिसाइड करे कि प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट बनने में कितना टाइम लगेगा, ऐसे स्टेप को हम क्या कहते हैं, रेट डिटरमिनिंग स्टेप कहते हैं। और वो स्लोएस्ट स्टेप होता है पूरे प्रोसीजर में, वो सबसे ज्यादा स्लो स्टेप होता है। अब आप देखें कि सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग स्टेप कौन सा है, चिकन फ्राइंग स्टेप है, ठीक है। तो आप इसे कह सकते हैं दैट इज द स्लो स्टेप। और असेंबलिंग तो विद इन 3 मिनट्स जो है वो आपका बर्गर असेंबल हो जाता है, उसके अंदर इतना ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो टोटल टाइम में सबसे ज्यादा जो टाइम कंज्यूमिंग स्टेप है उस स्टेप को हम क्या कहेंगे, दैट विल बी द रेट डिटरमिनिंग स्टेप। अब इसको हम केमिस्ट्री से कैसे रिलेट करेंगे स्टूडेंट्स, केमिकल रिएक्शन में आप देखते हैं कि रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं। बहुत ही कम ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसके अंदर सिंगल स्टेप में रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करके सिंगल स्टेप में प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ज्यादातर रिएक्शंस में क्या होता है कि डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं जिन्हें हम एलिमेंट्री स्टेप्स कहते हैं और उसके बाद फिर हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट आती है। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आती है, आप उसको देख के कभी भी नहीं बता सकते कि ये जो रिएक्शन है ये सिंगल स्टेप में हो रहा है या ये सेवरल एलिमेंट्री स्टेप्स इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। तो केमिकल रिएक्शन में भी जो डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे उसमें जो सबसे ज्यादा स्लोएस्ट स्टेप होगा, जो सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग स्टेप होगा, उस स्टेप को हम क्या कहेंगे, दैट विल बी द रेट डिटरमिनिंग स्टेप। ठीक है, वो डिसाइड करेगा, वो स्टेप डिसाइड करेगा कि पूरे ओवरऑल रिएक्शन यानी ओवरऑल रिएक्शन टाइम कितना होगा। ठीक है, वो कौन सा स्टेप डिसाइड करेगा, दैट विल बी द रेट डिटरमिनिंग स्टेप। और वो कौन सा होगा, स्लोएस्ट स्टेप। सेवरल स्टेप जो हमने एलिमेंट्री स्टेप्स कहे थे उनमें से सबसे ज्यादा जो स्लो स्टेप होगा दैट विल डिसाइड व्हाट विल बी द टोटल टाइम ऑफ दैट केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो आइए डिफाइन करते हैं रेट डिटरमिनिंग स्टेप को। रेट डिटरमिनिंग step is that step of the reaction of the chemical reaction which controls the rate of reaction। ठीक है, उस स्टेप को हम क्या कहेंगे, दैट विल बी द रेट डिटरमिनिंग स्टेप। इसको मजीद समझने के लिए हम एक एग्जांपल लिखते हैं। NO2 प्लस CO, ये दोनों रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करके क्या प्रोडक्ट्स बनाएंगे, NO प्लस CO2। अब स्टूडेंट्स, ये एक केमिकल रिएक्शन है। आप इस रिएक्शन को देखकर ये नहीं कह सकते कि ये सिंगल स्टेप में होगा या ये सेवरल स्टेप्स में होगा। जब हमने एक्सपेरिमेंट डेटा कलेक्ट किया, एक्सपेरिमेंटली हमने इस रिएक्शन को परफॉर्म किया, तो हमें रेट इक्वेशन से ये इंफॉर्मेशन मिली कि ये जो रिएक्शन है ये सिंगल स्टेप में नहीं हो रहा, क्योंकि रेट इक्वेशन में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कौन सा रिएक्टेंट इन्वॉल्व है, NO2,
सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू NO2, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि एक से ज्यादा स्टेप्स में ये रिएक्शन हो रहा है और जो स्लो स्टेप है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ NO2 के 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं। याद रहे स्टूडेंट्स, रेट इक्वेशन में या रेट एक्सप्रेशन जो हम लिखते हैं एक केमिकल रिएक्शन में, उसके अंदर जो रिएक्टेंट्स मेंशन होते हैं वही रिएक्टेंट्स जो हैं वो रेट डिटरमिनिंग स्टेप में इन्वॉल्व होते हैं। अब इसका अगर हम मैकेनिज्म यहां पर देखें, क्या मैकेनिज्म होगा इसका, कौन से स्टेप्स हैं जिनको फॉलो अप करके ये रिएक्शन कंप्लीट होगा। देखें, रेट डिटरमिनिंग स्टेप जो स्लो स्टेप है वो रेट इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है कि इसके 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, और ये प्रोडक्ट बना देंगे NO3 प्लस NO, ठीक है। ये स्टेप क्या है, दैट इज द स्लो स्टेप। और इसी तरह से ये जो इंटरमीडिएट बना है NO3, ये फर्दर रिएक्ट करेगा कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी और NO2 हमारे पास आ जाएगा। और ये हमारा जो स्टेप है दैट विल बी द फास्ट स्टेप। अब स्टूडेंट्स, हम अपनी पुरानी एग्जाम्पल जो भी हमने बर्गर वाली एग्जाम्पल दी थी, अब उसके अंदर देखें, हमने देखा था कि बर्गर प्रेपरेशन में स्लोएस्ट स्टेप कौन सा था, चिकन पीस की फ्राइंग थी जिसने सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूम किया। अब इस मैकेनिज्म में देखें कि स्लो स्टेप कौन सा है। ये फर्स्ट स्टेप इज द स्लोएस्ट स्टेप और ये जो सेकंड स्टेप है ये फास्ट स्टेप है। तो फिर आप फर्स्ट स्टेप को क्या कह सकते हैं, दैट स्टेप इज द रेट डिटरमिनिंग स्टेप, ठीक है। ये स्टेप डिसाइड करेगा कि पूरे रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम रिक्वायर होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये स्लोएस्ट स्टेप जो है वो कंप्लीट होता है से 348 सेकेंड्स में, ठीक है, और जो सेकंड वाला स्टेप है उसको सिर्फ 2 सेकेंड्स रिक्वायर होते हैं, तो टोटल टाइम आपके पास कितना आ जाएगा, 350 सेकेंड्स में ये पूरा का पूरा रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो मेजर पार्ट किसका है, स्लो स्टेप का है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप का है। इस वजह से हम कहते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कौन डिटरमिन करता है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप आपको बताएगा कि टोटल टाइम इस रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए कितना चाहिए होगा, ठीक है। ये बात होगी। अब यहां पर मैंने जो कही थी कि रेट इक्वेशन में रेट डिटरमिनिंग स्टेप में जो रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व होते हैं उसकी इंफॉर्मेशन होती है। अब आप रेट इक्वेशन में देखें NO2 के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं, तो यहां पर भी देखें 2 मॉलिक्यूल्स हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड का कोई रोल नहीं है। इसका मतलब है कि रेट ऑफ रिएक्शन डू नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। स्टूडेंट्स, अब आप यहां पर एक चीज ऑब्जर्व करे होंगे कि मैंने ये NO3 जो है रेड कलर में मेंशन किया है। इसका क्या मतलब, इसको रेड में मैंने क्यों मेंशन किया है और ये ओवरऑल इक्वेशन में केमिकल रिएक्शन में भी हमें नजर नहीं आ रहा। स्टूडेंट्स, जब हम रिएक्शन मैकेनिज्म देखते हैं तो ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज कुछ इंटरमीडिएट स्पीशीज बनती हैं, ठीक है, जो कि जैसे ही बनती हैं वो तेजी के साथ रिएक्ट करके उनकी लाइफ बहुत ज्यादा कम होती है, वो तेजी के साथ रिएक्ट करके डिफरेंट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। इस तरह के इंटरमीडिएट्स जो हैं इनको हमने किस कलर में मेंशन किया है, रेड कलर में मेंशन किया है। इस वजह से क्योंकि ये इंटरमीडिएट्स हैं, इंटरमीडिएट स्पीशीज हैं और इनकी लाइफ बहुत ज्यादा कम होती है, स्टेबल नहीं होती। ये देखें फर्दर किसी रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करके डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना देती हैं। इस वजह से ये आपको केमिकल इक्वेशन में नजर नहीं आती, ठीक है। और ये देखें जब आप इसे सम अप करेंगे तो ये दोनों साइड से कैंसल आउट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये जैसे ही इंटरमीडिएट स्पीशीज बनती हैं उसी वक्त ये रिएक्ट कर जाती हैं, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती हैं, स्टेबल नहीं होती, ठीक है। स्टूडेंट्स, अब हमने देखा दैट वाज द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों नहीं मेंशन, क्योंकि रेट ऑफ द रिएक्शन डू नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। स्लो स्टेप इज द रेट डिटरमिनिंग स्टेप। यहां से आपको पता चल गया कि सबसे ज्यादा टाइम जो है वो स्लो स्टेप में लग रहा है और सेकंड स्टेप जो फास्ट स्टेप है वो बहुत ही तेजी से के साथ हो जाएगा।
यानी स्लो स्टेप का आप टाइम नोट कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटली, लेकिन जो फास्ट स्टेप है वो इतना फास्ट होता है कि हम उसका जो टाइम है वो नोट नहीं कर सकते कि कितने ड्यूरेशन में हुआ होगा। ठीक है, एग्जैक्ट टाइम इसका नोट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा फास्ट होता है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हो सके। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं, ये पहले भी हम एग्जाम्पल पढ़ चुके हैं, FeCl3 प्लस पोटाशियम आयोडाइड 2FeI2 आयरन आयोडाइड 6KCl और इसी तरह से आयोडीन। अब ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, तो स्टूडेंट्स क्या आप इस इक्वेशन को देखकर बता सकते हैं, इंफॉर्मेशन दे सकते हैं क्या ये सिंगल स्टेप में होगा या ये सेवरल स्टेप्स में हो रहा है? हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देख के कभी भी जज नहीं कर सकते कि गिवन केमिकल रिएक्शन जो है वो सिंगल स्टेप में है या फिर डिफरेंट स्टेप्स इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। तो हमें एक्सपेरिमेंटली डेटा से हम क्या लिखते हैं, इसकी रेट इक्वेशन लिखेंगे। रेट इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी कि रेट डिटरमिनिंग स्टेप या जो स्लो स्टेप है उसके अंदर कौन से रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व हैं और उनके कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। अब आप देखें यहां पर दोनों रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है, FeCl3 का 1 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होगा और पोटेशियम आयोडाइड के कितने होंगे, 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होंगे। तो अब हम इसका मैकेनिज्म मेंशन करते हैं, क्या वाकई ऐसा होगा? एक्सपेरिमेंटली जब हमने इसका मैकेनिज्म देखा तो देखिए हमारे पास क्या होगा, FeCl3 जब 2 मॉलिक्यूल्स या 2 मोल्स ऑफ पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट्स हमारे पास FeI2 प्लस 2KCl प्लस Cl नेगेटिव। ठीक है, दैट इज द स्लो स्टेप। ठीक है, अभी हमने बात की थी रेट इक्वेशन में जो रिएक्टेंट्स मेंशन होते हैं वो रेट डिटरमिनिंग स्टेप के रिएक्टेंट्स होते हैं। ठीक है, और इनके जो एक्सपोनेंट्स हैं वो यहाँ पर इसके कोफिशिएंट्स होते हैं, यानी आपको बता रहे होते हैं कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सेकंड स्टेप जो होगा वो क्या होगा, 2Ki प्लस 2Cl नेगेटिव, ये आपस में रिएक्ट करेंगे, 2KCl बना देंगे और आयोडीन इस तरह से। अब ये जो सेकंड स्टेप है दैट इज द फास्ट स्टेप। ठीक है, मोर देन 1 स्टेप इन्वॉल्व है, एक स्टेप जो है वो स्लो है, दूसरा फास्ट है। अब आप स्टूडेंट्स बताएं इसके अंदर रेट डिटरमिनिंग स्टेप कौन सा होगा। अभी हमने बात की थी जो रिएक्शन जो स्टेप बेसिकली रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर ऐसा स्टेप जो सबसे स्लो स्टेप होगा, सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा, वो क्या कहलाएगा, दैट विल बी कॉल्ड एज रेट डिटरमिनिंग स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप इज द स्लो स्टेप, तो इस स्टेप को हम क्या कहेंगे, दैट इज द रेट डिटरमिनिंग स्टेप फॉर दिस केमिकल रिएक्शन। ठीक है, और ये जो सेकेंड रिएक्शन है दैट इज अ फास्ट रिएक्शन। स्टूडेंट्स अब हमने अगेन यहाँ पर इंटरमीडिएट स्पीशीज की बात की थी, यहाँ पर इंटरमीडिएट स्पीशी कौन सी है, ये मैं क्लोराइड का कलर रेड कर देती हूँ। क्लोराइड यहाँ पर जो है दैट इज इंटरमीडिएट स्पीशी जो कि रिएक्शन मैकेनिज्म के दौरान बनी है। जैसे ही बनी है फौरन पोटेशियम आयोडाइड के साथ इसने रिएक्ट किया है और डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना दिए, यानी इसकी लाइफ बहुत ज्यादा कम है, इंटरमीडिएट स्पीशीज हैं। ठीक है, और ये देखें रिएक्शन एक जगह एक रिएक्शन में या एक इक्वेशन में प्रोडक्ट है और दूसरे इक्वेशन में क्या है, रिएक्टेंट्स हैं, तो ये ओवरऑल कैंसल आउट हो जाती हैं। जैसे ही बनती हैं उसी तरह से ये फौरन दूसरे रिएक्टेंट्स के साथ रिएक्ट करके न्यू प्रोडक्ट बना देती हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम बार बार कह रहे हैं कि स्लो स्टेप दैट इज द रेट डिटरमिनिंग स्टेप, यानी ये हमें बताता है कि एक केमिकल रिएक्शन कितने टाइम में कंप्लीट होगा। ठीक है, तो हम किस तरह से मेजर करेंगे कि एक केमिकल रिएक्शन का जो स्लो स्टेप है वो कितना टाइम ले रहा है बेसिकली। तो स्टूडेंट्स रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमिन करने के लिए 2 डिफरेंट मेथड्स होते हैं। नंबर 1 इज द फिजिकल मेथड एंड नंबर 2 इज द केमिकल मेथड।
इन दोनों मेथड्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। अभी तक के लिए आप रेट डिटरमिनिंग स्टेप का ही जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करें, उसको एब्जॉर्ब करें, और नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा वो इस पे होगा कि हम रेट ऑफ रिएक्शन को किस तरह से डिटरमिन कर सकते हैं। दो मेथड्स में आपको जस्ट बता रही हूँ, अभी सिर्फ उनके नाम फिजिकल मेथड्स होते हैं और केमिकल मेथड होते हैं, जिससे हम एक गिवन केमिकल रिएक्शन का जो रेट है उसको डिटरमिन कर सकते हैं। आइए स्टूडेंट्स, अब रेट डिटरमिनिंग स्टेप से रिलेटेड हमारी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करते हैं। सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास जी। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन फास्ट स्टेप एंड रेट डिटरमिनिंग स्टेप। अभी हमने डिस्कस किया है कि जब एक केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं वो एक से ज़्यादा स्टेप्स में कंप्लीट रिएक्शन हो सकता है, और ऐसा स्टेप जो कि स्लो स्टेप होता है उसे हम क्या कहते हैं, रेट डिटरमिनिंग स्टेप, और ऐसा स्टेप जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट होगा आप उसे क्या कह सकते हैं, दैट इज़ द फास्ट स्टेप। तो इन दोनों में हमें डिफरेंस लिखना है, तो एक कॉलम में आप लिखेंगे फास्ट स्टेप और दूसरे में रेट डिटरमिनिंग स्टेप, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशन के तौर पे फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, अ स्टेप इन अ केमिकल रिएक्शन which proceeds so fast that we are unable to determine rate of reaction is called fast step, ठीक है। ऐसा स्टेप जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट हो और आप रेट ऑफ रिएक्शन उस स्टेप से डिटरमिन ना कर सकें उसे आप क्या कहेंगे, दैट विल बी द फास्ट स्टेप। रेट डिटरमिनिंग स्टेप क्या होगा, द स्लोएस्ट स्टेप इन द रिएक्शन मैकेनिज्म which determines overall rate of reaction is called rate determining step। इसे हम क्या कहेंगे, that will be the rate determining step कहेंगे, ठीक है। सेकेंड स्टेप में हम एग्जाम्पल मेंशन कर सकते हैं। अभी हमने NO2 एक रिएक्शन डिस्कस किया था, NO2 प्लस CO ये आपस में रिएक्ट करके NO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इस तरह से बन जाएगी। अब हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे तो स्लो स्टेप में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NO2 इन्वॉल्व हैं और ये आपस में मिलकर एक इंटरमीडिएट बनाते हैं और साथ ही NO ये बन जाएगी, ठीक है। और सेकेंड स्टेप में क्या होगा, NO3 विल रिएक्ट विद कार्बन मोनोऑक्साइड और आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा NO2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। फर्स्ट स्टेप इज द स्लो स्टेप और सेकंड स्टेप क्या है, फास्ट स्टेप है। A और B में द B स्टेप अगर हम इसको ऐसे मेंशन करें, फ्रॉम अबव रिएक्शंस B स्टेप इज फास्ट स्टेप, ठीक है। और इसी तरह से इसके एग्जाम्पल में हम यहां पर मेंशन कर देंगे कि NO2 प्लस CO ये एग्जाम्पल है और इसका जो स्लोएस्ट स्टेप होगा दैट विल इन्वॉल्व NO2 प्लस NO2, NO3 इस तरह से बन जाएगा और NO ये दैट इज द स्लो स्टेप और इसको हम क्या कहेंगे, दैट विल बी द रेट डिटरमिनिंग स्टेप, ठीक है। दूसरी बात स्टूडेंट्स, ये इसका थर्ड पॉइंट क्या होगा कि फास्ट स्टेप के जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो रेट इक्वेशन में मेंशन नहीं होते।
किस तरह से? यू कैन मेंशन रिएक्टेंट्स ऑफ फास्ट स्टेप इज नॉट मेंशन्ड इन रेट इक्वेशन। ठीक है, वो किस तरह से? रेट इक्वेशन आप ऊपर वाले रिएक्शन की देखें तो वो क्या होगी? NO2 इस तरह से सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। अब यहां पर देखिए फास्ट स्टेप में कौन से रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व थे? NO3 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये दोनों रिएक्टेंट्स जो हैं वो रेट इक्वेशन में मेंशन नहीं है, यानी रेट इक्वेशन से हम फास्ट स्टेप के रिएक्टेंट्स को एलिमिनेट कर देते हैं। जबकि यहां पर देखें कि रेट इक्वेशन में स्लो स्टेप के, सॉरी ये रहा स्लो स्टेप के रिएक्टेंट्स जो हैं वो मेंशन होते हैं। ठीक है, स्लो स्टेप में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NO2 हैं, तो रेट इक्वेशन भी आपको यही इंफॉर्मेशन दे रही है। ठीक है, अब जो लास्ट पॉइंट है कि फास्ट स्टेप से आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटरमिन नहीं कर सकते। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। ठीक है, जबकि स्लो स्टेप से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो डिटरमिन करते हैं। फर्स्ट स्टेप, ये इसका थर्ड स्टेप, ये फोर्थ स्टेप है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिटरमिन्ड बाय रेट डिटरमिनिंग स्टेप। ठीक है, अब आप रेट इक्वेशन में देखें, स्लो स्टेप की रेट इक्वेशन लिखी जाती है, तो अकॉर्डिंग टू दिस रेट इक्वेशन ये ऑर्डर कौन सा है? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि फास्ट स्टेप और हमने रेट डिटरमिनिंग स्टेप इनकी डिफरेंशिएशन की है। तो आज का लेक्चर हम अपना यहाँ पर खत्म करते हैं। आज के लेक्चर में हमने बेसिकली रेट डिटरमिनिंग स्टेप का कॉन्सेप्ट जो है क्लियर किया है, साथ ही उसका एक क्वेश्चन जो एक्सरसाइज से रिलेटेड था उसको सॉल्व किया है। नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हम ये डिस्कस करेंगे कि हाउ यू कैन मेजर द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, उसके लिए अभी हमने आपको बताया था कि 2 मेथड्स हैं, फिजिकल और केमिकल मेथड्स। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।